हम लोगों ने कल के लेक्चर में कूलॉम का नियम और कूलॉम के नियम का वेक्टर फॉर्म, ये दोनों हम लोगों ने देख लिया था। हमारी समझ में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज हम लोग जो बात करेंगे वो बहुल आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कूलॉम का नियम बेसिकली दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण बताता है। ठीक है, लेकिन यदि आवेश, यहाँ जो बात होती है सिर्फ दो आवेशों के बारे में बात होती है, दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला जो बल होता है। लेकिन अगर हम आवेशों के निकाय के बारे में बात करें, सिस्टम ऑफ चार्जेस, इफ़ वी टॉक अबाउट सिस्टम ऑफ चार्जेस या आवेशों के निकाय के बारे में बात करें, तो वहाँ पर कई सारे चार्जेस हो जाते हैं, मतलब दो से ज़्यादा चार्जेस हो जाते हैं जहाँ पर। ठीक है, तब वहाँ पर हम किसी एक आवेश पर बाकी अन्य आवेशों की वजह से लगने वाले बल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम जो सिद्धांत इस्तेमाल करते हैं, जिस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, उसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, इसको आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी हुई है। ये परिभाषा यही है इसकी अध्यारोपण के सिद्धांत की। किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है। किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता, इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। यही आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। ठीक, अब देखिए जैसे कि ये फिगर है, ये फिगर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक आवेश Q1 लिया गया है इधर। ठीक है, एक आवेश आपका ये Q1 लिया गया है। देखिए एक आवेश ये Q1 है, इससे थोड़ी दूर पर एक आवेश Q2 है, फिर एक आवेश ये Q3 है। ठीक है, तो आपने अगर दोनों लेक्चर देखे होंगे तो आपको इनका वेक्टर फॉर्म समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर एक जो O बिंदु है ये एक रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ये एक स्पेस में बेसिकली या रिक्त स्थान में या किसी दिए हुए स्थान में ये तीन चार्ज हैं, तीन आवेश स्थित हैं। तो उन आवेशों की स्थिति को कैसे हम डिफाइन करेंगे, उन आवेशों की स्थिति को किसी एक रेफरेंस पॉइंट के संदर्भ में हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये O पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो O से Q1 के बीच की दूरी R1 है और O से Q2 के बीच की दूरी R2 है, O से Q3 के बीच की दूरी R3 है। ठीक है, तो अब जो है R1 R2 इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो R12 है। इसकी दिशा आप देख सकते हैं इधर की तरफ है, Q2 से Q1 की तरफ। ऐसे ही Q1 और Q3 के बीच की दूरी R13 है, जो कि R1 और R3 का रिजल्टेंट है। ठीक है, तो इनके बारे में बात हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। जिसने अगर नहीं देखा है तो कृपया उसको देख ले, तो आपको बाकी चीज़ें उससे समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक, अब देखो, अब इसको हम फिर से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। ठीक, अब आप देखिए दो चार्जेस हैं Q2, दो चार्जेस हैं Q2, इधर आपका है Q1 और इधर आपका चार्ज है Q3, इधर आपका चार्ज है Q3। ठीक है, इधर आपका चार्ज है Q3। जी हाँ, अब ये आप देखिए कि सपोज़ यहाँ पे जो एक चार्ज है वो Q1 है। ठीक है,
ये चार्ज आपका Q1 है, इधर जो चार्ज है वो Q2 है, और यहाँ पे कोई एक चार्ज Q3 है। ठीक, यहाँ पे 3 चार्जेस हो गए। एक रेफरेंस पॉइंट हम O लेते हैं, जो कि आपका वही पोजीशन वेक्टर यहाँ से ऐसे O से इस रेफरेंस पॉइंट से हम सबकी डिस्टेंस ले रहे हैं, मतलब जिससे हम तीनों आवेशों की स्थिति को बता सकते हैं। तो Q1 से O की दूरी है R1 और Q2 से O की दूरी है R2। ठीक, ये क्या है R2, इसकी दूरी है, इसकी दूरी है R3। ठीक है, अब हमने क्या किया, Q1 Q2 को मिला दिया, ये हो गया आपका R12, ये क्या हो गया R12, और ये क्या हो गया आपका, इसको मिला दिया, ये हो गया R13। अच्छा, Q1 पर Q2 की वजह से जो बल लगेगा उसकी दिशा किधर होगी, इधर की तरफ, F12। F12 ये क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया कूलाम का नियम जो होता है उसके अनुसार यदि दो बिंदु आवेश हैं, जैसे Q1 Q2 दो बिंदु आवेश हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम Q1 पर Q2 और Q3 की वजह से लगने वाले बल की गणना कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q1 पर Q2 की वजह से कितना बल लग रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, फिर हम Q1 पर Q3 की वजह से कितना बल लग रहा है वो कैलकुलेट करेंगे, और बाद में हम उन सब का सदिश योग कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, तो जितना भी कुल बल आएगा वही इस Q1 पर लगने वाला बल होगा, और यही आपके अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक है, तो Q1 पर Q2 की वजह से जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का बल लगेगा, क्योंकि दोनों समान आवेश हैं। तो समान आवेश की वजह से Q2 क्या करेगा, Q1 को प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करने का मतलब उसको पीछे की ओर धक्का देगा, यानी कि इसकी जो दिशा होगी ये इधर की ओर होगी, F12। बात समझ में आ गई, इसकी दिशा इधर की ओर होगी। ठीक, ऐसे ही Q1 पर Q3 की वजह से, Q1 पर Q3 की वजह से जो बल लगेगा वो आपका इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, ये आपका क्या होगा F13, ये इधर की तरफ होगा। बात समझ में आ गई। अब ये दो वेक्टर हो गए, एक आपके पास F12 वेक्टर इधर हो गया, एक F13 वेक्टर हो गया। अब आपको अगर इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है तो मैंने आपको ये बताया था कि आप क्या करोगे, सब दोनों ये इसमें बेसिकली हम जो यूज़ करेंगे वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज का नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस F13 से चाहे तो आप इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे ही यहाँ से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, और इस विकर्ण को मिला दीजिए, इस विकर्ण को मिला दीजिए, तो ये आपका जो आएगा ये F1 आ जाएगा। ये जो विकर्ण जो आपका आया है वो क्या है, F1। तो ये आपका ये F1 आ गया। बात समझ में आ गई आपको, F1 को हम इस तरीके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। ओके, तो देखो F12 का मतलब क्या है, आवेश Q1 पर Q2 की वजह से लगने वाला बल, तो उसका मान होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। Q1 की जगह हमने Q1 रखा, Q2 की जगह Q2 रखा, अपॉन R12। Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है, देखिए Q1 Q2 के बीच की दूरी यहाँ पे कितनी है, R12, तो ये R12 हो गई। ठीक, तो ये R12 का स्क्वायर हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय R12 का कैप, यानी कि वही डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ऐसे ही Q3 के कारण Q1 पर लगा कूलाम बल, जिसे F13 द्वारा निर्दिष्ट करते हैं, उसे लिख सकते हैं F13 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का होल स्क्वायर इंटू R13 कैप।
क्लियर। ये देखो Q1 Q3 और इनके बीच की दूरी R13 है और इसकी दिशा इधर की तरफ है, क्योंकि Q1 को Q3 क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये पीछे की ओर जाएगा। Q1 इस पर जो बल की दिशा होगी पीछे की ओर होगी, तो यही आपका F13 हो जाएगा। तो F13 की वैल्यू हो गई Q1 Q3 के टाइम्स Q1 Q3 अपॉन R13 होल स्क्वायर इंटू R13 कैप। क्लियर। अब क्या करोगे, अब देखो क्या लिखा हुआ है। यह अभी Q3 के कहा Q1 पर लगा कूलाम बल ही है, जबकि अन्य आवेश Q2 उपस्थित है। इस प्रकार Q1 पर दो आवेशों Q2 तथा Q3 के कारण कुल बल F1 है। तो F1 बराबर, F1 कुल बल हो गया, Q1 पर लगने वाला कुल बल Q2 और Q3 के कारण, ठीक है। तो F1 बराबर हो गया F12 प्लस F13। तो इसका आंसर ये F12 की जो वैल्यू है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस F13 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप, ठीक है। तो चाहे तो आप इसमें हमने 3 आवेश लिए हैं, अगर यहाँ पे 10 आवेश भी होते तो ऐसे ही यहाँ पे एक आवेश नंबर 1 पर Q4 के कारण लगने वाला बल, तो यहाँ पे R14 हो जाता, ठीक है। आप इस तरीके, और Q1 Q4 हो जाता, 1/4πε0 हो जाता। इस तरीके आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं, यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो यदि यहाँ पे मान लो n आवेश होते, ठीक है, तब, और एक चीज़ और है, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार Q1 Q2 डैश डैश Q1 के किसी निकाय में आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगा कूलाम बल कूलाम नियम द्वारा लगे बल के समान, अर्थात या अन्य आवेशों Q3 Q4 डैश डैश Q1 की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। मतलब आप समझिएगा, यदि हम Q1 Q2 के बीच बल लगा रहे हैं तो बाकी जो आवेश उपस्थित हैं Q3 Q4 डैश डैश कितने भी आवेश उपस्थित हों, तो इनका प्रभाव यहाँ पे हम नगण्य मानते हैं, ठीक है, उनको हम उपेक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब दो ही, बस आप इतना ही समझ लीजिए। मैं ये कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर हम Q1 Q2 के बीच बल निकालेंगे तो उस समय अगर Q3 भी उपस्थित है Q4 भी उपस्थित है तो उनको हम ना के बराबर समझेंगे, ठीक है। तो F1 बराबर हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस डैश 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 F1n, ठीक, अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो यहाँ से 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, Q1 भी वैसे कॉमन आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बचेगा, इसमें Q1 कॉमन नहीं लिया है, तो Q1 Q2 अपॉन R12 होल स्क्वायर इंटू R12 कैप प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 कैप डैश 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 Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप। फाइनलाइज रिजल्ट इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका जो है ये F1 है, ये क्या है F1, ये आपके F1 की वैल्यू है, ठीक है। तो F1 इक्वल टू Q1, देखिए मैंने कहा था कॉमन आएगा, तो Q1/4πε0 समेशन I इक्वल टू 2। आई स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2 से स्टार्ट होने का ये मतलब है क्योंकि 1 को तो आप, 1 जो है आपका चार्ज है ही खुद का, तो 1 से तो हम स्टार्ट करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि एक आवेश अपने पे ही तो कोई बल वल लगाएगा नहीं, ठीक है। तो 1 से कैलकुलेशन नहीं होगी, जो कैलकुलेशन होगी कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आई जो है, क्योंकि 2 का मतलब दूसरा आवेश आ जाएगा फिर, तो आई स्टार्ट हो रहा है 2 से, और ये अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो आई जो है 2 से स्टार्ट होकर n तक जाएगा। और आप ये देखो जो भी आपका ये यहाँ पे लिखा हुआ था क्यू आई का मतलब आई जैसे अगर 2 से स्टार्ट है तो यहाँ पे Q2, और यही चीज़ देखो यहाँ पे अगर आप मैच करो इसको, ये जो इक्वेशन ऊपर जो लिखी है Q2 अपॉन R1 आई की जगह R12, ठीक है, R12, ठीक है। तो R12 स्क्वायर इंटू R1 आई कैप। क्लियर हो गई बात। तो ऐसे ही ये इसका जनरलाइज फॉर्म है। क्लियर हो गई। तो F1 इक्वल टू Q1/4πε0 I इक्वल टू 2 to n
समेशन आई इक्वल टू 2 to n क्यू आई अपॉन R1 I स्क्वायर इंटू R1 I कैप। क्लियर। और ये देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, वास्तव में मूल रूप से समस्त स्थिर वैद्युतिकी कूलाम नियम तथा अध्यारोपण के सिद्धांत का एक परिणाम है। ठीक है, चाहे तो कूलाम का नियम आप यूज़ करो या अध्यारोपण का सिद्धांत यूज़ करो, सबका एक ही, वो सब एक ही है, सिद्धांत का परिणाम एक ही है। ठीक है, तो मैं समझ में आपको ये आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।